This call is now being recorded. Okay. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, इसको आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें जो आपने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो था कि समीकरण के मूल क्या होते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, बताइए क्या होते हैं मूल। कोई बताना चाहेगा मूल क्या होते हैं? जैसे कि मैंने क्लास से पहले पूछा था कि कोई डाउट हो तो पूछ लेना, तो आप लोगों ने कहा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मूल क्या होते हैं, कोई बताएगा? मूल क्या होते हैं? रूट। किसी भी समीकरण के मूल क्या होते हैं? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे तो बता सकता है माइक ऑन करके। अगर मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख दूं, मैंने मान लो एक समीकरण लिखी, 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। इसके अगर मैं कहूं कि इसके मूल क्या होंगे, या मैं कहूं कि इसके मूलों को आप कैसे परिभाषित करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, कैसे करोगे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके मूलों को परिभाषित करो, इसके जो रूट्स हैं उनको डिफाइन करो। कैसे करोगे? कोई भी स्टूडेंट? सर एबीसी का मान। नहीं। मूल क्या होता है? मूल चर का वो मान होता है। हाँ बोलो। सर पहले दो अक्षरों, पहले 3 को ले लेंगे और लास्ट के 7 को ले लेंगे, उनको प्लस हाँ, करके। आप वो मूलों को निकालने की का तरीका बता रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मूलों की परिभाषा क्या होती है ना? आप तरीका बता रहे हो कि ऐसे निकलते हैं, मैं पूछ रहा हूँ मूलों की परिभाषा। तो मूलों की परिभाषा ये होती है कि चर का वो मान, चर क्या होते हैं? ये एक्स वाई जेड, ये हमारे चर होते हैं। यानी एक्स का वो मान, चर का वो मान जिसको रखने पर ये हमारी समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। या मैं कह दूं समीकरण का एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। संतुष्ट होने का मतलब, सेटिस्फाई होने का मतलब क्या होता है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। तो वो जो मान है एक्स के, उनको हम क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे समीकरण। ये बात सभी को क्लियर हुई? समीकरण के मूल क्या होते हैं? चर का वह मान, चर का वह मान जिसको रखने पर, आप चर का एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, जो आपका मन करे वो। तो चर का वो मान जिसको रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए, जिसको रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए, उस मान को हम क्या कहते हैं? समीकरण का मूल कहते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई? जैसे मैंने एक समीकरण ले ली, मान लो x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण ना लेकर मैंने एक रैखिक समीकरण ली, एक लीनियर इक्वेशन ली, मैंने ये समीकरण ली। मैं आपसे पूछूं कि इसका मूल क्या होगा, तो x का वो मान जिसको रखने पर एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। तो x का वो कौन सा मान है जिसको रखने पर एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे? अगर मैं x का मान यहाँ पर 5 रख दूं तो 5 माइनस 5 कितना आ गया? 0 आ गया ना। ठीक है, और आरएचएस भी 0 है, आरएचएस भी 0 है, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं। क्यों आए वो बराबर? क्योंकि मैंने x की जगह 5 रखा, तो x बराबर 5 क्या होगा? इस समीकरण का मूल होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था। तो मूल क्या होते हैं? जिनको रखने पर एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। ठीक है, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपको ये बताना है कि x बराबर 7 इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल में आपको भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, तब तक आप इसको सॉल्व। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी और डी। ठीक है, करिए सॉल्व। आपको ये बताना है कि x बराबर 7 इन चारों में से कौन सी समीकरण का एक मूल है। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे।
सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है 5 में से। आठ में से सिर्फ 4 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। तेरह में से सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही है। इस टाइम क्लास में 23 बच्चे हैं, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, उनमें से 8 का सही है। पंद्रह में से 10 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, रोशनी नाम से जो स्टूडेंट है, माइक अपना बंद रखें। बिना किसी रीजन के अगर कोई स्टूडेंट माइक ऑन करेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा क्लास से, एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर माइक आपको ऑन करना है तो तभी ऑन करना है अगर कोई डाउट है, अदरवाइज माइक सबका बंद रहना चाहिए। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चल, तो मैंने आपको बताया कि मूल क्या होते हैं। मूल क्या होते हैं? वो मान, चर का वो मान जिसको रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। मूल क्या होते हैं? चर का वो मान जिसको रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। तो आप x बराबर 7 रख के देखो। सबसे पहले इस समीकरण में रख के देखते हैं। पहले ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। इसका हमने एलएचएस लिया, इसका हमने एलएचएस लिया, कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो x की जगह हमने 7 रख के देखा, तो x की जगह जब हमने 7 रखा तो 7 का स्क्वायर माइनस 5। 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49 माइनस 5, और 49 में 5 गए तो 44। और आरएचएस कितना है? 0। आरएचएस कितना है? 0। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहे। एलएचएस और आरएचएस इसमें बराबर नहीं आ रहे। एलएचएस आ रहा है 44, आरएचएस आ रहा है 0। यस और नो बताइए चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स। तो क्या x बराबर 7 इसका मूल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको रखने पर हमारे एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर बी को देखते हैं। बी में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। बी में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो मैंने इसका एलएचएस लिया। एलएचएस क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा? 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 9। 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49 माइनस 9, और 49 में से 9 गया तो कितना बचा? 40। ठीक है, और आरएचएस क्या है? 0। आरएचएस क्या है? 0। तो आप देखिए यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस इसमें भी बराबर नहीं आ रहे। इसमें जो एलएचएस आ रहा है वो 40 आ रहा है और आरएचएस 0 आ रहा है। तो यानी x बराबर 7 इसका भी मूल नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की।
ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑप्शन सी है x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो LHS को मैंने लिया, LHS कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? x की जगह हम क्या रखेंगे? 7। तो 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 7 0, 0 का स्क्वायर कितना है? 0। तो LHS 0 आ रहा है और RHS भी कितना है? वो भी 0 है। RHS भी कितना है? 0 है। तो यहां से आपको साफ पता चल रहा है कि x बराबर 7 ऑप्शन सी में रखने पर LHS और RHS बराबर आ रहा है। x बराबर 7 ऑप्शन सी में रखने पर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? x बराबर 7 किसका मूल होगा? सी ऑप्शन का। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? बताओ। हम्म। हाँ, किसी का कोई डाउट है क्या? लगा दे। इसने भी दे दे कमर से दी ना। और किसी को कुछ बोलना है क्या? बता दो भाई, पहले आप बोल लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। सर आप पोल बंद कर दो। हाँ, वही करना पड़ेगा अगर अब किसी का माइक ऑन हुआ तो। ऐसे ही करते हो क्या? जब करण सर पढ़ा रहे तब भी यही हाल होता है? तब भी ऐसे ही करते हो? यस सर। ऐसे कोई नहीं बोलता। तब कोई नहीं बोलता। हाँ, अब आज क्यों बोल रहे हैं फिर ये लोग? मैं ब्लॉक कर दिया मैंने एक को, अब कोई बोलेगा मैं ब्लॉक करूंगा सीधा। मैं नो क्लास में सर, नहीं रहने दूंगा उनको। बोलते हैं सर सभी। चलो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा नोट है, उसको आप देख लो पहले। नोट क्या है कि हल और शून्यक एक ही बात होती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी बहुपद के, आपने शून्यक निकाले थे, याद होगा आपको, चैप्टर 2 में आपने शून्यक निकाले थे मध्य पद विभाजन विधि से किसी बहुपद के, है ना? अगर मैं यहाँ पर एक बहुपद लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, इसके जो शून्यक होंगे, इसके जो शून्यक आएंगे, शून्यक कैसे निकालोगे आप इसके? या तो मध्य पद विभाजन विधि से या द्विघात सूत्र से। ठीक है, ये क्या है? एक बहुपद। और अगर मैं एक समीकरण ले लूं यही वाली बहुपद लिख के 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और बराबर में लिख दूं 0, तो ये क्या है? एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। तो इसके जो मूल होते हैं, या इसके हल, मूल कुछ भी कह सकते हो आप, मूल या हल, ये बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आप इसके शून्यक निकालोगे और इसके मूल या हल निकालोगे तो वो बराबर आएंगे। शून्यक कैसे निकालोगे भाई? देखो, एक तरीके से दोनों सेम ही तो है। ये एक बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये एक समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। शून्यक भी हम कैसे निकालते हैं? शून्यक भी तो हम बराबर में 0 रख के निकालते हैं, और ये भी बराबर में 0 है। तो एक ही तो आंसर आएगा, दोनों का सेम आंसर आएगा। यानी किसी बहुपद के शून्यक और किसी समीकरण के मूल या हल क्या होते हैं? एक ही बात होती है, बराबर होते हैं। ये चीज सभी को समझ में आ गई है क्या? क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई है? शून्यक आपने सेकंड चैप्टर में निकाले थे सेकंड चैप्टर में शून्यक, ठीक है। और मूल या हल अब इनको आप अब निकालोगे तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए यदि इस समीकरण के हल 3,2 हैं तो मूल भी 3,2 ही होंगे। तो एक छोटा सा नोट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के हलों के बारे में। तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि द्विघात समीकरण क्या होती है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसके मूल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां होती है। एक विधि होती है मध्य पद विभाजन विधि और एक विधि होती है
द्विघात सूत्र विधि। तो ये दोनों आपके सिलेबस में है, एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यपद विभाजन विधि। आपने चैप्टर नंबर 2 में मध्यपद विभाजन विधि से शून्यक निकाले थे सभी ने, बताओ। चैप्टर नंबर 2 बहुपद जो आपने पढ़ा था उसमें मध्यपद विभाजन विधि पढ़ी थी सभी बच्चों ने, यस और नो? वही है, सेम। आपको उस चैप्टर में बताया भी गया होगा कि आप इसको 4th चैप्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो मध्यपद विभाजन विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करने वाले हैं, आइए करते हैं। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करें, कोशिश करें। आपने पढ़ा हुआ है मध्यपद विभाजन विधि क्या होती है, तो देखना चाहता हूँ मैं कितने बच्चों को वो पता है, कितनों को नहीं पता है। तो इसको सॉल्व करें मध्यपद विभाजन विधि से। और अच्छा, हल का मतलब क्या है? x के मान निकालना। हल करने का मतलब ये है कि समीकरण में जो चर है ना उसका मान निकालना। समीकरण में चर क्या है? x, यानी आपको x का मान निकालना है। तो सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट सॉल्व करें। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। x बराबर 3 और x बराबर 0 मुस्कान का आंसर आया है। यस सर, यस सर। हम्म, x बराबर -1 और x बराबर 6। ओके, x बराबर 3 और x बराबर 0। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको याद होगा मध्यपद विभाजन विधि में आपने सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ा होगा कि हम जो हमारा अचर होता है, यानी हमारी सबसे पहले द्विघात समीकरण किस रूप में लिखी होनी चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हमारी द्विघात समीकरण लिखी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पहले x² वाला पद आए, फिर x वाला आए और फिर अचर आए, फिर बराबर में 0। इस तरीके से हमारे क्या होनी चाहिए? द्विघात समीकरण लिखी होनी चाहिए। तो ये ऐसे ही लिखी हुई है, पहले x² वाला पद आ रहा है, फिर x वाला पद आ रहा है और फिर अचर आ रहा है, फिर बराबर में 0। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा अचर है जो सबसे लास्ट में है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं x² के गुणांक में। यानी 6 की गुणा किसमें होगी? x² का गुणांक कितना है? 1, यानी 6 की गुणा 1 में हो गई, तो 6 एकम आ गया 6। ठीक है, अब आप 6 के ऐसे टुकड़े करोगे, ठीक है, 6 की 1 में गुणा करके 6 आया। अब आप 6 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ोगे जिनका योग या घटाव 5 हो। ऐसे ही करते हैं, बीच वाला पद क्या हो? योग या घटाव हो। 6 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका योग या घटाव 5 हो। तो 6 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 और 2 ऐसी संख्याएं हैं, 3 की गुना 2 में करोगे तो 6 आएगा, और 3 और 2 5 होते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? 6 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल तो 6 आ रहा हो। ठीक है, गुणनफल तो 6 आ रहा हो और योग या घटाव 5 आ रहा हो। तो 6 को जब हमने तोड़ा तो 3 दूनी 6 होते हैं और 3 और 2 5 होते हैं। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे,
यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और 5 को हम किस में तोड़ेंगे, 3 प्लस 2 में, 3 प्लस 2 में, साथ में एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये पॉइंट क्लियर सभी को, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है, ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो आर टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। चलिए, तो अब यहां पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर गुना हो गई -3, और एक्स के अंदर गुना हुई तो एक्स, फिर माइनस की प्लस में गुना होगी तो माइनस आया 2, और एक्स के अंदर गुना हुई तो एक्स, प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, दोबारा देख लो, माइनस की 3 में गुना हुई तो -3, और एक्स भी तो है इधर, एक्स की भी गुना कर दी तो 3x हो गया। ऐसे ही माइनस की प्लस में गुना हुई तो -2, और एक्स की 2 में गुना हुई तो 2x, प्लस प्लस 6 6 बराबर बराबर 0। बताइए अब क्या लेंगे हम, अब लेंगे हम कॉमन। ठीक है, तो कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, देखो एक्स स्क्वायर के इसके पास है और एक्स इसके पास है, तो एक्स कॉमन है, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया तो एक्स बचा माइनस, 3x में से एक्स कॉमन आ गया तो 3 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन ले सकता हूं मैं, ठीक है, -2, तो बचा क्या एक्स, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में बदल गया, और यहाँ पर बचेगा 3 बराबर 0। बताइए, ये सब आप कर चुके हो चैप्टर नंबर 2 में। अब हम क्या करेंगे, पूरे में से कॉमन निकालेंगे, तो इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में क्या कॉमन है, x-3, और क्या बचा, x-2 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताइए। अब सर 3 कैसे आया, भाई आपने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 की जगह, 6 में से आपने 2 को कॉमन ले लिया, 3 बचेगा ना, 2 तिया 6 होते हैं भाई, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 लिख सकते हो। ठीक है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3, तो 2 तो कॉमन आ गया तो बचेगा सिर्फ 3। समझ आया, ये सब आपने नहीं आता हो तो बता दो यार, मुझे जो पता है ये सब आप पढ़ चुके हो, नहीं पता तो बताओ। ठीक है, चलो, तो अब देखो, जब x-3 0 के बराबर है, जब x-3 बराबर 0 है, तो x का मान क्या आएगा, 3 उधर जाकर प्लस का हो गया, 0 + 3 यानी x का मान आ गया 3। और जब x-2 0 के बराबर है, जब x-2 0 के बराबर है, तो x का मान आ गया 0 + 2 यानी x का मान आ गया 2। तो 3 और 2 हमारे आंसर है। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो x के 2 मान आ गए, 3 और 2। डन यहां तक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 6x² - x-2 बराबर 0, इसको हल करना है। तो मध्य पद विभाजन विधि आपको यूज करनी है, सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था।
सभी लोग सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। 1/2 और 2/3। ओके, 1/2 और 2/3 आंसर आया है 2 बच्चों का। अच्छा, -1/2 और 2/3। ओके, माइनस। चलिए, वेरी गुड। देखते हैं इसको। तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 2 गुना 6 कितना आ गया, 12। ठीक है, 2 से हमने 6 में मल्टीप्लाई किया तो 2 गुना 6 आ गया 12। अब 12 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल तो 12 हो। 12 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल क्या हो, 12 हो, और जिनका योग या घटाव कितना हो, कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो ऐसी कौन से दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 12 आएगा और जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आएगा, बताओ। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या होगा, 12 होगा। 12 तो क्या होना चाहिए, गुणनफल, और योग या घटाव कितना होना चाहिए, 1। योग या घटाव, बताओ भाई। 1 क्यों, क्योंकि x का गुणांक 1 है इसलिए। 4 और 3, वेरी गुड। ठीक है, तो 4 तिया 12 होते हैं, और 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा। तो हमारे पास दो ऐसी संख्याएं 4 और 3 है जिनका गुणनफल तो 12 हो गया और घटाने पर 1 आएगा। तो लिखते हैं उनको हम। तो यहां पर क्या बचेगा, 6x² माइनस, अब यहां पर x के साथ क्या है, 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 - 3, क्योंकि 4 और 3 का गुणनफल 12 होता है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 - 3, और साथ में x है तो x आया, माइनस माइनस 2 2 बराबर बराबर 0 और 0। ठीक है, अब 6x² माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस की 4 में गुणा हुई तो -4, और x की भी गुणा होगी 4 में तो x आ गया। फिर माइनस की किस में गुणा हुई, माइनस में तो प्लस, और माइनस की 3 में गुणा हुई तो 3, और x की 3 में गुणा हुई तो 3x। ठीक है, -2 बराबर 0। ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या, दोबारा बताऊं या, देखो माइनस तो साइन चेंज कर देगा अंदर के, और x की मैंने गुणा किया तो माइनस का 4x, और माइनस माइनस प्लस 3x। अब बारी आती है कॉमन लेने की। तो कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, मैं 6x² -4x को क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × x × x, माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × x। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, 2x। देखो 2 × x इसके पास भी है और 2 और x इसके पास भी है, तो 2x कॉमन आ गया। बचा क्या, 3x, 3x
फिर क्या बचा, -2, -2। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, 3x - 2 बराबर में 0। 3x - 2 बराबर में 0। ठीक है, अब पूरे में कॉमन लेंगे हम, तो पूरे में क्या कॉमन है भाई, पूरे में क्या कॉमन है, 3x - 2 कॉमन है इस पूरे में, 3x - 2। ठीक है, इस पूरे में हम देखेंगे तो इस पूरे में क्या कॉमन है, 3x - 2, और क्या बचा, 2x + 1 बराबर में 0। ओके, क्या बताना है दोबारा, मैंने इस पूरे में से 2x कॉमन लिया, तो भाई 6 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 दिया 6 होते 3 बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन चला गया तो सिर्फ x बचा, माइनस माइनस, x तो कॉमन आ चुका है, x तो कॉमन आ चुका है, सिर्फ 4 बचा, और 4 में से 2 कॉमन आ चुका है तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 होते हैं क्योंकि। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 1। तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 3x - 2 बराबर बराबर 0 0। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, 3x - 2 पूरे में कॉमन, बचा क्या, 2x + 1, 2x + 1 बराबर बराबर 0। ठीक है, अब एक एक करके इनको 0 के बराबर रख देते हैं। सो जब 3x - 2 0 के बराबर है, जब 3x - 2 बराबर है 0 के, तो यहाँ पर 3x बराबर क्या होगा, 2 इधर जाकर प्लस का हो गया, 0 + 2, 3x बराबर कितना हो गया, 2, तो x बराबर कितना हो गया, 2/3। ठीक है, जब, अब दूसरे वाले को 0 के बराबर रखते हैं, जब 2x + 1 0 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2x बराबर 0 - 1, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर क्या होगा, -1/, तो x के मान क्या है, 2/3 और -1/, ये हमारे आंसर। x के मान क्या है, 2/3 और -1/। बताइए, क्लियर सभी को, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें सभी लोग, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। हाँ, पोल में भी करेंगे, अब इसके बाद पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। भाई इलेवन सर्कल है। हम्म, सभी लोग करें सॉल्व। (3x² - 2√6x + 2 = 0), इसको सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
देखो, आपको रूट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। आपको ये चीज पता है ना कि अगर मैं रूट 6 को रूट 6 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं रूट 6 को रूट 6 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो 6 आता है। रूट 6 को रूट 6 में मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। ये सबको पता है या नहीं? कहने का मतलब ये है कि जनरली अगर मैं बोलूं कि अगर अंडर रूट के अंदर दो एक जैसी चीजें लिखी हुई है, जैसे इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है और इसके अंदर भी एक्स लिखा हुआ है, और मैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब हम दो एक जैसे अंडर रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ एक्स बचेगा। ये रूल आपको पता है सभी को, ठीक है? पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज ये, अगर मेरे पास रूट में एक जैसी चीजें लिखी हुई है और मैं उनको ऐड कर रहा हूं तो क्या होता है भाई बताओ? तो क्या आएगा ऐड करके? ऐड करके आएगा 2√x। ये रूल्स आपको पता है सभी को कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, लेकिन जब हम जोड़ रहे हैं तो हम गिनेंगे कितने रूट लिखे हुए हैं, 1 2, तो 2√x। अगर मैं एक और रूट एक्स जोड़ दूं 3√x हो जाएगा। ठीक है, कितने रूट हैं यहाँ पर? 1 2, 2 है तो 2√x। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जो रूट का साइन है ये हट गया, तो सिर्फ एक्स बचेगा। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये यूज होगा, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3x² माइनस 2√6x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देनी है आगे, यानी 2 को आगे 3 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 3 में मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2 इंटू 3 इज 6। अब आपको 6 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई 6 आए, जिनकी गुणा 6 आए, गुणनफल 6 आए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर क्या आए? 2√6 आए। जोड़ने या घटाने पर क्या आए? 2√6 आए। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आपको 6 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिनका गुणनफल तो 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 2√6 आए। तो अगर मैं √6 और √6 ले लूं, मान लो मैंने √6 और √6 ले लिया, इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। और इनको अगर मैं जोड़ूंगा, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 2√6 आएगा। बताओ, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बताया। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर क्या है? √6 और √6, जिनका गुणनफल क्या आएगा? 6 आएगा, लेकिन जोड़ने पर क्या आएगा? 2√6 आएगा। ये चीज सभी को क्लियर? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा 3x² माइनस 2√6 को मैं क्या लिखूंगा? 2√6 को मैं क्या लिखूंगा? √6 प्लस √6। 2√6 को मैंने क्या लिखा? √6 प्लस √6। एक्स है तो एक्स आ गया, प्लस 2 है तो 2 आ गया, इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट बताइए। फिर अगला स्टेप क्या होगा? 3x² माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का √6 हो गया ये। ठीक है, माइनस का √6। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये साथ में एक्स भी आ गया। फिर माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, और माइनस को √6 में सॉरी माइनस को प्लस में किया तो माइनस आया √6, और एक्स को √6 में किया तो एक्स प्लस 2 बराबर 0। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो रिपीट लिख दो चैट में, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो। अब बारी आती है कॉमन लेने की। तो कॉमन कैसे लेंगे? अब हम देखो, कॉमन लेने के लिए मैं चलो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अब लेंगे हम कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इधर देखो, इधर लिख रहा हूं मैं 3x² माइनस √6x। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं?
3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, मैंने देखो यहां पर बताया है अभी। फिर एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स, माइनस √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √3, और साथ में गुणा में एक्स। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या? क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई है? मैंने क्या किया, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स, माइनस माइनस √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3, और एक्स ऐसे का ऐसे ही। अब आप देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें देखो √3 इंटू एक्स इसके पास भी है और √3x इसके पास भी है, तो कॉमन क्या है, √3x। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x। बचा क्या, बचा क्या, √3x तो कॉमन आ चुका है, बचा क्या, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, यही बचेगा, बताओ। ऐसे ही इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में √2 कॉमन है माइनस का, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का √2, तो बचेगा क्या, √3x माइनस √2। यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? अब इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में क्या कॉमन है, √3x माइनस √2, और बचा क्या, √3x माइनस √2, अच्छा इक्वल्स टू में जीरो भी है, इक्वल्स टू में जीरो भी है। तो अब एक एक करके इनको जीरो के बराबर रख लेते हैं। जब √3x माइनस √2 जीरो के बराबर है, तो √3x क्या आएगा, √2 इधर आकर प्लस का हो गया, 0 प्लस √2, तो √3x बराबर क्या आ गया, √2, तो x बराबर क्या आ गया, √2 अपॉन √3। ठीक है, ऐसे ही इसको भी जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो सेम ही तो है दोनों, ये और ये दोनों सेम ही तो हैं, तो जब ये √2 अपॉन √3 आ रहा है तो ये भी कितना आएगा, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो x के मान क्या है, x के मान क्या है, √2 अपॉन 3 कॉमा √2 अपॉन √2/3 कॉमा √2। ये हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है, पोल में करें। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। चलिए एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको मूल निकालने हैं, ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स, इसको करिए सॉल्व। पोल में आपको भेज रहा हूँ। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो मध्य पद विभाजन विधि आपको यूज करनी है। अच्छा कुछ बच्चों ने आंसर कर भी दिया है लेकिन इतनी जल्दी कर दिया, चलो देखते हैं कितनों ने सही किया कितनों ने गलत किया है। 6 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है।
8 में से 5 का सही है। सभी लोगों को आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाकर। 10 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। पंद्रह में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से 8 का सही है। उन्नीस में से सिर्फ 9 बच्चों का आंसर सही है। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? क्या समझ नहीं आ रहा क्या? चैट में तो आप लोग सभी यस यस लिखते हो। 22 में से सिर्फ 9 बच्चों का आंसर सही है। 23 में से सिर्फ 9 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। क्वेश्चन में कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप 9 की गुना एक्स स्क्वायर के गुणांक में, यानी 9 की गुना 1 में। तो 9 एकम 9। अब 9 को आपको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल 9 हो और योगफल या घटाव 6 हो। तो 3 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल तो 9 होगा। 3 या 9 होते हैं, और अगर मैं 3 और 3 को जोड़ दूं तो 6 ही आएगा। ठीक है। बीच वाला पद आता है ना भाई, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, और मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन कराए भी। पता नहीं आपने क्या ही पढ़ा था। तो गुणनफल कितना आया? 3 और 3 का गुणनफल 9 आया, और जोड़ने पर 6 आएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 को मैं क्या लिखूंगा? 3 प्लस 3 एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस की गुना जब ब्रैकेट के अंदर होती है तो साइन चेंज नहीं होता। तो एक्स की गुना होगी इसमें 3x प्लस एक्स की गुना इस 3 में हुई तो 3x प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन। तो बचा क्या? x कॉमन आ गया तो क्या बचा? x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 3 कॉमन है, तो बचा क्या? x प्लस 3 और बराबर में 0। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इस पूरे में क्या कॉमन है? x प्लस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन क्या है? x प्लस 3, तो वो कॉमन आकर बचा क्या? x प्लस 3। तो अब एक एक करके हम इनको लिख सकते हैं। जब x प्लस 3 0 के बराबर है तो x का मान क्या आएगा? 3 उधर जाकर माइनस का हो गया, 0 माइनस 3, तो x का मान आया -3। और जब ये वाला, तो सेम ही चीज है, वही बात, वही आंसर आएगा। x बराबर 0 -3, तो x का मान क्या आया? -3। तो हमारा आंसर क्या हुआ? -3, -3, यानी ऑप्शन बी। बताइए इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो पूछिए।
इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आया? ऑप्शन बी। ओके, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0। आपको इसके मूल निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 5x या x² माइनस 11x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, इसको प्लस 30 कर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 2x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। तो 5 दूनी 10। ठीक है, या चलो 2 ही कर लो इसको। ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। इन दोनों के आपको क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। मूल ज्ञात कीजिए, या मैं कह सकता हूं हल कीजिए। तो एक ही बात है, मूल या हल कुछ भी हो, या ये भी कह सकते हैं हल करिए। तो ये क्वेश्चन कर लेना आप, और अपनी बुक में जो क्वेश्चन है उनको भी खुद से सॉल्व कर लेना। इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, और बाकी लोग जा सकते हैं।